देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। ठीक है, गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, अब हम लोग कुछ स्पेशल सम्स करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मतलब इससे पूरा आइडिया क्लियर हो जाता है बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिकल तो है लेकिन पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। प्रैक्टिकली इसे कैसे कर सकते हैं देखो, जैसे एक पॉइंट आ रहा है दैट इज यहाँ पर इलस्ट्रेशन। ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ये जो पीडीएफ शेयर किया था उसमें ये क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टॉक आउट का एक सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉक आउट के ऊपर एक क्वेश्चन है। अब स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है? स्टॉक आउट का मतलब होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है वो अपना रॉ मटेरियल किसी ना किसी सप्लायर से ले रही है, ठीक है। या फिर मतलब जो भी गुड्स है उसे चाहिए वो अपने सप्लायर से ले रही है। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वो अपने सप्लायर से जो भी ले रही है। एक मिनट रुको, तो ऋषभ को ईमेल करना पड़ेगा। एक मिनट। तो देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी एक सप्लायर से जो भी ले रही है, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल या फिर जो भी सप्लायर से वो ले रही है, ठीक है, वो पहुंचने से पहले अगर कस्टमर पहुंच जाता है उसी चीज को लेने के लिए, जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, मेसर्स टायर ट्यूब ट्रेडर्स इन 4 व्हीलर टायर एंड ट्यूब। तो इनका बिजनेस किस चीज का है? 4 व्हीलर टायर ट्यूब का है, ठीक है। इफ स्टॉक सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल, ठीक है। इट स्टॉक्स मतलब ये लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट हर तरह के गाड़ी का जो है वो 4 व्हीलर गाड़ी का टायर ट्यूब रखते हैं। इन ईयर 2019-20 द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील्ड दैट मेसर्स टायरो ट्यूब एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर्स। तो इन्होंने देखा 1920 में, ठीक है, 1920 में देखा कि स्टॉक आउट हो रहा है। स्टॉक आउट का मतलब है कस्टमर तो आ रहे हैं लेकिन हम लोग दे नहीं पा रहे, हमारे पास उतना प्रोडक्ट है ही नहीं। इसको बोलते हैं स्टॉक आउट सिचुएशन, ठीक है। तो स्टॉक आउट हो रहा है। अभी ये स्टॉक आउट का देखो क्या दे रखा है यहाँ पर डेटा। यहाँ पर बोल रखा है कि स्टॉक आउट ऑफ टायर्स 100 टायर्स 2 टाइम्स। पूरे साल में यहाँ पर डेटा दे रखा है कि पूरे साल में ऐसा हुआ है कि 100 टायरों का स्टॉक आउट हो गया है 2 बार। 80 टायर्स का 5 टाइम्स, 50 टायर्स का 10 टाइम्स, 20 टायर्स 20 टाइम्स, 10 टायर्स 30 टाइम एंड 0 टायर्स 33 टाइम्स। इतने टाइम्स स्टॉक आउट हुआ है, ठीक है। मतलब 100 टायर नहीं मिल रहा है ऐसा 2 बार हुआ है, 80 टायर नहीं मिल रहा है ऐसे 5 बार हुआ है। तो ये सब दिया हुआ है कि कितने बार स्टॉक आउट सिचुएशन हुआ था पूरे एक साल में 19 और 20 के अंदर, ठीक है। उसके बाद दे रहा है मेसर्स टायरो ट्यूब लॉसेस 150 पर यूनिट। गुड मॉर्निंग ऋषभ। गुड मॉर्निंग मैम। मेसर्स टायरो ट्यूब लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट, ठीक है। अगर स्टॉक आउट हो जाता है तो 150 रुपीज का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कस्टमर को बेच नहीं पाएगा, कस्टमर आके खाली हाथ लौट जाएंगे तो बेच नहीं पाएगा। इस पे इसका लॉस होता है 150 रुपया, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहे हैं एंड स्पेंड्स 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। देखो स्टॉक आउट कब नहीं होगा? जब हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे तभी हमारा स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट रखते हैं तो स्टॉक आउट होने का सिचुएशन
सिचुएशन नहीं आएगा तो प्रोडक्ट रखने का भी तो खर्चा होता है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टॉक रखते हैं तो उस पर कैरिंग कॉस्ट लगेगा 50 रुपीज करके। तो डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल, तो हमें कितना सारा टायर ट्यूब स्टॉक करना चाहिए ताकि हम लोग स्टॉक आउट सिचुएशन को भी फेस ना करें और उसके साथ साथ जो हमारा कैरिंग कॉस्ट लग रहा है वो ज्यादा भी ना हो, दैट इज ऑप्टिमम। मतलब ऐसा कौन सा क्वांटिटी ऑफ टायर ट्यूब हमें स्टॉक में रखना चाहिए ताकि कस्टमर आए हम लोग उसे दे भी सके और हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो उतना भी ना हो। तो हमें हर एक लेवल पे कैरिंग कॉस्ट और हमारा जो कस्टमर से लॉस हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग हर एक लेवल पे ये चेक करेंगे कि हमारा कैरिंग कॉस्ट और ये कितना हो रहा है। ठीक है, तब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सबसे ठीक सिचुएशन कौन सा है, मतलब हमें कितना स्टॉक में एक्स्ट्रा रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल स्टॉक आउट कितना सारा होता है, कितने बार होता है। तो टोटल स्टॉक आउट कितना बार होता है, देखो टोटल करते हैं, 2+5+10+20+30+33। तो देखो 100 आ गया है ना, 100 क्या आ गया, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट। 100 टाइम्स जो है वो स्टॉक आउट हुआ है पूरे साल भर में। ठीक है, तो 2 बार स्टॉक आउट हुआ होगा, इसका मतलब हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस निकालना पड़ता है, मतलब परसेंटेज बेसिकली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस यानी परसेंटेज। तो 100 बार में देखो 100 टायर का स्टॉक आउट होगा, ऐसा 2 बार हुआ है, तो पूरे साल भर में ऐसा कितना बार हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, 2/100 × 100। तो हम लोग कितना परसेंट बोलेंगे कि 2% ऐसा हुआ है। ठीक है, पूरे साल में 2% सिचुएशन ऐसा आया है जहां पर 100 टायर का स्टॉक आउट हो गया है। और उसके बाद ये 5 का हम लोग देखें तो 5/100 × 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 5%। ठीक है, 10/100 × 100, तो यहाँ पर हो गया 10%। ये वाला 20% हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 30% और 33%। क्योंकि यहाँ पर 100 था तो हमारा इसी तरह से आ गया। अब 100 की जगह मान लो यहाँ पर होता 50, तो 2/50 × 100 ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ता। तो हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितना बार स्टॉक आउट हुआ है पूरा 1920 में, ये सिचुएशन कितने बार ऑकर हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि 100 टायर का जो स्टॉक आउट है वो कितना परसेंट होगा, 80 टायर्स का, 50 टायर्स का। अब हमें ऑप्टिमम स्टॉक भी चेक करना है कि कौन सा हमें सिचुएशन जो है वो रखना चाहिए ताकि हमारा कैरिंग कॉस्ट भी उतना ना पड़े। क्योंकि देखो जब कस्टमर स्टॉक आउट जैसा एक प्रॉब्लम है, वैसे इतना ज्यादा टायर ट्यूब रखने का भी तो खर्चा हो रहा है, तो हमें वो चीज चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक लेवल। स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट कॉस्ट, वही तो हमें चेक करना है कि स्टॉक आउट होने पे कितना पैसे का लॉस होगा और प्रोडक्ट को रखने पे कितने का लॉस होगा। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अच्छा,
देखो हम लोग एकदम स्टार्टिंग ये वाला पहला सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। पहला सिचुएशन के हिसाब से ये देखो, अगर हम लोग 100 टायर रखते हैं तो हमारा स्टॉक आउट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या है 100, क्योंकि यही हमारा स्टॉक आउट दिखा रहा है 0 से लेके 100। तो अगर हम लोग 100 रख लेते हैं तो हमारा स्टॉक आउट क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ था कि 100 टायर का स्टॉक आउट सिचुएशन आ गया था, ठीक है। मतलब ऐसा 2 बार हुआ कि 100 टायर का डिमांड आया था एक बार और हमारे पास 100 टायर नहीं था, फिर एक बार ऐसा हुआ कि 100 टायर का डिमांड आया और हमारे पास 100 टायर नहीं था। गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा, अब देखो स्टॉक आउट ऑफ टायर्स पहले दे रखा है 100, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि सेफ्टी स्टॉक लेवल हमारा कितना होना चाहिए, 100 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग 100 यूनिट रखते हैं अपना सेफ्टी स्टॉक, तो क्या हमारा कोई स्टॉक आउट होगा? अगर हमारे पास अगर 100 यूनिट रहेगा, क्या हमारा कोई स्टॉक आउट हो सकता है? क्योंकि मैक्सिमम डिमांड तो 100 है। देखो क्या हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन होगा कभी भी? अगर हम लोग 100 यूनिट रखते हैं सेफ्टी स्टॉक में, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या है 0 से लेके 100 तक, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड है 0 से लेके 100 तक। अगर मेरे गोडाउन में 100 यूनिट मैंने एज ए सेफ्टी स्टॉक टायर ट्यूब रख रखा है, तो क्या मेरा कोई स्टॉक आउट होगा? बताओ, क्या मेरा कोई नहीं होगा, ठीक है। नहीं। मेरा कोई नहीं होगा, मेरा कोई स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं हो सकता है, तो स्टॉक आउट 0। तो अगर स्टॉक आउट नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी भी 0, ठीक है। अच्छा, स्टॉक आउट कॉस्ट भी कुछ नहीं होगा, स्टॉक आउट लॉस भी कुछ नहीं होगा कि कस्टमर आके घूम के जा रहा है, नहीं होगा। लेकिन मुझे ये 100 यूनिट अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 100 यूनिट अपने गोडाउन में रखना है तो रखने का खर्चा देखो यहाँ बता रखा है कि अगर हम लोग टायर को रखते हैं तो रखने का खर्चा कितना है, 50 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। स्पेंड्स 50 यूनिट ऑन कैरिंग ऑन ऑफ इन्वेंट्री। तो 50 रुपीज के हिसाब से अगर हम लोग 100 टायर रख रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 50 करके होगा इस कॉलम का कैलकुलेशन। तो बताओ 100 यूनिट 50 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, टोटल कॉस्ट पड़ गया 5000, क्योंकि और तो कोई कॉस्ट है नहीं, तो टोटल हमारा 5000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा है और एक बार देखो, और एक बार नेक्स्ट वाला कर रहे, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है फिर से ध्यान से सुनो। अच्छा, अब देखो मेरा स्टॉक आउट, अगर हम 80 यूनिट का टायर रख रहे हैं तो क्या मेरा स्टॉक आउट हो सकता है? अगर हम 80 पीसेस टायर ट्यूब्स रख रहे हैं अपने गोडाउन में, तो क्या मेरा स्टॉक आउट सिचुएशन हो सकता है? तुम लोग बताओ, क्या मेरा स्टॉक आउट, हाँ बोलो, होगा। होगा होगा मैम। हाँ होगा, क्यों होगा देखो, बोलो कितना होगा पहले, फिर हम बताते हैं क्यों होगा। ये 100 जब 100 100 का डिमांड होगा, है ना। हाँ। तो देखो जब कोई 0 टायर मांगने मतलब 0 हमारे पास स्टॉक आउट हो रहा है, तो या फिर 10 हो रहा है या 20 हो रहा है या 50 हो रहा है, अगर हम लोग 80 यूनिट अपने स्टॉक में रख रहे हैं तो हमारा स्टॉक आउट कब होगा, स्टॉक आउट तब होगा अगर डिमांड 0 है, तब भी स्टॉक आउट नहीं होगा। डिमांड 10 है तो भी स्टॉक आउट नहीं होगा, 20 है तो भी नहीं होगा, 50 है तो भी नहीं होगा, 80 है तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर 100 का डिमांड है तो होगा, कितने का होगा, 20 पीसेस का स्टॉक आउट सिचुएशन होगा, ठीक है। तो यहां से स्टॉक आउट स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम लोग अपने पास 80 एज ए सेफ्टी स्टॉक रखना चाहते हैं तो स्टॉक आउट होगा, ये यूनिट में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कितना यूनिट होगा, 20 यूनिट होगा। अब ये होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 80 का स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से यहाँ 20 का गैप हो रहा है ना, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कैसे निकाला था, यहाँ पर 2/100 इंटू 100, ठीक है। 20%, सॉरी 2% निकाला था, ऐसा 2% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा 20 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2%, मतलब 0.02 पॉइंट में लिख देते हैं। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा, एक कस्टमर को हम लोग 150 रुपए में बेच देते हैं, तो अगर कस्टमर आके घूम के चला जाएगा तो हमारा एक एक टायर पे 150 रुपए का लॉस होगा। तो टोटल कितना लॉस होगा, ये बताओ, टोटल लॉस कितना होगा हमारा, स्टॉक आउट यूनिट कितना है, 20 यूनिट का स्टॉक आउट हो रहा है, मतलब हम लोग 20 यूनिट नहीं बेच पा रहे जब हमारा डिमांड इतना था, क्योंकि हाँ कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। तो 3000 एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 3000 इसके ऊपर 0.02%, ठीक है। तो कितना होगा 3000 इन, हाँ 60 रुपीज का,
तो टोटल और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, अगर स्टॉक आउट नहीं करवाना है तो हमें कितना यूनिट कैरी करना पड़ेगा? 20, ठीक है। और 20 यूनिट को रखने का खर्चा कितना होगा? 50, नहीं सॉरी, हमें कितना 80 यूनिट रखना पड़ेगा ना। अगर हमें स्टॉक आउट नहीं चाहिए, हमें 80 यूनिट रखना पड़ेगा। तो 80 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। तो फिर टोटल कितना हो गया? 4000 प्लस 60, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 4000 और प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा? 4060। हमें ये दोनों ऐड करना है, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेड वाला कॉस्ट जो है उसको, क्योंकि ऐसा 2% चांसेस होता है, हम लोग पूरा ये कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे, ऐसा 2% चांसेस होता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम लोग 50 यूनिट्स रखते हैं, ठीक है, 50 यूनिट्स रखते हैं तो हमारा स्टॉक आउट कितना हो सकता है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर रख रहे हैं 50, तो स्टॉक आउट कितना हो सकता है? ये देखो, अगर कोई 0 डिमांड करेगा तो भी हमारे पास है, 10 डिमांड करेगा तो भी हमारे पास है, 20 डिमांड करेगा तो भी हमारे पास है, 50 डिमांड करेगा तो भी हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास 50 यूनिट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 80 का डिमांड करेगा तो हमारे पास नहीं है, और कोई 100 का डिमांड करेगा तो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास कितने का स्टॉक आउट हो रहा है? अगर कोई 80 डिमांड करेगा तो स्टॉक आउट हो रहा है 30 का, और अगर कोई 100 का डिमांड करेगा तो स्टॉक आउट हो रहा है 50 का, ठीक है। तो स्टॉक आउट यूनिट कितना हो गया? 30 और 50, ठीक है। स्टॉक आउट यूनिट हो जाएगा 30 और 50। तो यहाँ पर लिखते हैं 30, और सॉरी पहले 50 लिख देते हैं, ठीक है, 100 वाला, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 30। अब प्रोबेबिलिटी क्या था? 100 वाले में 0.02 था, अभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चेक किया था, ठीक है। और ये 80 वाले में कितना है? 5/100, मतलब 0.05 हुआ था, ठीक है, 0.05। अब हम लोग स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे, तो एट द रेट ऑफ 150 करके हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्टॉक आउट होने पे 150 रुपए का लॉस होता है, तो हम लोग 50 यूनिट नहीं बेच पाएंगे। तो 50 इंटू 150 करो, 7500। 7500, और 30 इंटू 150 कर लो, कितना हो जाएगा? 45, हाँ 4500। अच्छा अब ये 2 आ गया, तो इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल 12,000, ठीक है, 12,000। हाँ, और ये 7,500, ये एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। स्टॉक आउट कॉस्ट एक्सपेक्टेड यानी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी 0.02, इस पे 0.02 लगाओ, मतलब परसेंटेज पे बताना है, तो 0.02, ये 150, और यहाँ पर हो जाएगा 225, तो टोटल हो गया 375। अच्छा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, अब 50 यूनिट रखने का खर्चा 50 करके, 50 यूनिट, ये वाला 50 यूनिट ये रखना पड़ेगा, 50 करके कितना हो जाएगा? 2500, ठीक है। अब ये टोटल करेंगे 2500 और 375, 2875, ये हो जाएगा 2875। इस तरह से बाकियों का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 50 के लिए। अच्छा अब देखो, अगर हम लोग हमारे पास सेफ्टी स्टॉक के तौर पे 20 यूनिट रखते हैं, ठीक है, 20 यूनिट एज ए सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं, तो हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन कितने बार आ सकता है? कोई 0 डिमांड करेगा, नो स्टॉक आउट, 10 डिमांड, नो स्टॉक आउट, 20 डिमांड, नो स्टॉक आउट, बट 50 डिमांड करेगा तो स्टॉक आउट होगा कितने का? 30 कम दिखेगा। 80 के लिए कितना कम दिखेगा? 60। और यहाँ पर 100 के लिए कितना कम दिखेगा? 80। तो ये हो जाएगा 80 60 30, इस तरह से हो जाएगा, है ना। 80 60 30, मैक्सिमम 80 का स्टॉक आउट हो सकता है अगर 100 डिमांड हो, और अगर 50 इसके बाद कितना एक था उसमें 60 आया था हमारा, 60। अच्छा 80 का डिमांड हो तो 60 का शॉर्टफॉल होगा, और अगर 50 का डिमांड है तो 30 का शॉर्टफॉल होगा। अब ऐसा हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी ये देखो, ये पहला वाला तो 0.02 100 वाला, ठीक है, उसके बाद वाला ये 0.05, और उसके बाद कितना आया था? ये 10 था, 10%, मतलब 0.10, ठीक है, 0.10। अब हमें क्या दिखाना है? स्टॉक आउट कॉस्ट दिखाना है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये देखो, अगर 80 यूनिट स्टॉक आउट होता है तो 80 इंटू 150, 12,000, ठीक है, 12,000, और 60 इंटू 150, 9,000। ये हम लोग टोटल दिखा रहे हैं, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और 30 इंटू 150, 4,500। अब इस पे प्रोबेबिलिटी लगाओ, इंटू
2% भी लिख सकते तब भी आ जाएगा, इंटू 2%, और ये हो जाएगा 9000 इंटू 5% कर लो तो भी हो जाएगा 450, और 4500 इंटू 10% 450, ठीक है। अच्छा ये टोटल कर लेते हैं, 450 और ये 240, तो 1140 और 20 हमें रखना पड़ेगा, तो 20 रखने का खर्चा कितना हो जाएगा, कितना करके हो रहा है, 50 करके होता है, तो 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, 1000, और इसका टोटल कितना हो गया, 1000 प्लस 1140, तो यहाँ पर हो जाएगा 2140, ये आ गया 2140 टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 20 का तो कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग करेंगे 10, ठीक है। अगर हम लोग 10 यूनिट सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रखते हैं तो 0 डिमांड होने पे नो स्टॉक आउट, 10 डिमांड होने पे नो स्टॉक आउट, बट अगर 20 डिमांड होगा तो 10 का शॉर्टफॉल, 50 डिमांड होगा तो 40 का शॉर्टफॉल, 80 का डिमांड होगा तो 70 का शॉर्टफॉल, और अगर 100 का डिमांड होगा तो 90 का शॉर्टफॉल, तो 90 70 40 10 ऐसे हो जाएगा। तो 90 70 40 और 10, ठीक है। कितने वाले केस में हो रहा है, 10, और यहाँ पर ये लिख लेते हैं, देखो ये तो 0.02 है, 0.05 0.10, और ये लास्ट वाला कितना आया था, ये आया था हमारा 20/100, 20/100 मतलब 20%, मतलब 0.20। अब इंटू कर लेते हैं, तो पहले यहाँ पर स्टॉक आउट कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो 90 यूनिट अगर नहीं रहेगा तो हम लोग 150 रुपए का लॉस करेंगे एक एक यूनिट पे, तो 90 यूनिट पे 13500, यहाँ पर ये वाला बताओ 17 to 150 तो 10500। अच्छा उसके बाद 400 इंटू 150 यानी 6000, और 10 इंटू 150 यानी 1500, ठीक है। अब इस पे प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो ये 2% और ये लास्ट से कर लेते हैं इंटू 20% यानी 300, ये हो गया 600। अच्छा ये हो जाएगा 10500 इंटू 5%, 525, और 13500 इंटू 2% यानी 270, ठीक है 270। अच्छा अब इतने रखने का कैरिंग कॉस्ट 50 करके कितना हो जाएगा, कितना रख रहे हैं 10 यूनिट, 10 इंटू 50 ये हो गया 10 इंटू 50 500 हो रहा है, ठीक है 500। अब ये सबका टोटल लिखना पड़ेगा, ये सबका टोटल हो रहा है 270। 1695 अच्छा 1695 1695, 1695 प्लस 500 टोटल आ जाएगा 2195 2195। अच्छा 2195 हो गया। अच्छा और लास्ट जो है जीरो, जीरो के लिए करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग जीरो सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं तो बिल्कुल हर बार हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन आ सकता है, हमारा 10 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है, 20 50 80 100 सारे यूनिट पे हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। 100 यूनिट का अगर डिमांड आएगा तो भी स्टॉक आउट, 80 यूनिट का होगा तो भी, 50 यूनिट का होगा तो भी, 20 यूनिट का होगा तो भी, 10 यूनिट का होगा तो भी। प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले वाले का 0.02, दूसरा वाला था 0.05 0.10 0.20 और 0. लास्ट वाला देखो 3 था, ये देखो 3 था, 30 था, तो ये इसके आगे वाला था ना, क्योंकि 0 डिमांड होगा तो नो स्टॉक आउट है, तो हम लोग 33 थोड़ी ना लेंगे, हम लोग हमेशा उसके आगे वाला लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30%, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम था हमारा कि स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा, तो 150 करके 100 इंटू 150 15,000, 80 इंटू 150 12,000। अच्छा फिर 15 to 150 7500, 20 into 150 3000, 10 into 150 10 into 150 1500, ठीक है। अच्छा अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ये था 2%, 300, ये है 5%, मतलब 600 होगा, ये है 750, ये हो जाएगा 600। अच्छा ये हो गया 45 मतलब 450। अच्छा अब यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा, तो 300 प्लस 600 900 प्लस 750 प्लस 600 प्लस 450, तो ये हो जाएगा 2000
700, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग कैरी करेंगे तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? 0 यूनिट कैरी कर रहे हैं तो 0 कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2700। अब हमारा ऑप्टिमम कौन सा होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमम कौन सा हो रहा है? जो सबसे कम खर्चा होगा, टोटल कॉस्ट 5000, 4060, 2875, 2140, 2195। तो 2140 ये कम दिख रहा है मुझे, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, पीछे देख लेते हैं, इससे भी कुछ कम है, नहीं है। तो 2140 यानी हमें कितना एज ए सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए? सेफ्टी स्टॉक लेवल हमें कितना रखना चाहिए ऑप्टिमम जो होगा? तो ऑप्टिमम कौन सा आया? इसी तरह से प्रैक्टिकली डिसाइड करते हैं लोग, ठीक है। कौन सा आया? 20 में खर्चा, हाँ 20 में सबसे खर्चा कम हो रहा है, तो ये इससे हमें पता चलेगा कि हमें सेफ्टी स्टॉक क्या रखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एट सेफ्टी स्टॉक लेवल of 20 units, total 20 units, total cost is 2140, ठीक है। दैट इज द लोएस्ट, सबसे कम है, तो हमें यही वाला लेना चाहिए, यही हमारा ऑप्टिमम होगा। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन था जो मुझे करवाना था, और भी एक क्वेश्चन है। দিদি একটু দেখাও লেখাটা। লেখাটা ঠিক আছে, হুম হয়ে গেছে। হুম हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। Arnav Electronics manufacturers electronic home appliances. It follows weighted average cost method for inventory valuation. ये लोग weighted average cost method follow करता है अपने inventory को value करने के लिए। तो weighted average तो हम लोगों ने सीखा है, फिर नया क्या है? नया देखो क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा। क्वेश्चन जिस तरह से किया गया है ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ कंपोनेंट एक्स, तो ये लोग कंपोनेंट एक्स एज अ रॉ मटेरियल मंगाते होंगे, उसका डिटेल्स यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है देखो। परचेज ऑर्डर 008, मतलब ये ऑर्डर नंबर है। इससे इस क्वेश्चन से क्या होगा, हमें सारा चीज पढ़ना कैसे वो समझ में आएगा। ये देखो परचेज ऑर्डर 008 का क्या है, कितना 10,000 यूनिट, और रेट पर यूनिट कितना है 9930, ठीक है 9930। इसके हिसाब से हम लोगों ने 10,000 यूनिट मंगवाया है, कब? 15 तारीख को। लेकिन ये क्या है, स्टोर लेजर में क्या इसका एंट्री होगा? अगर हम लोग वेटेड एवरेज से कर रहे हैं, तुम लोग बताओ क्या इसका एंट्री स्टोर लेजर पे होगा? बताओ। मतलब जब हम लोग स्टोर लेजर बनाएंगे ना वेटेड एवरेज में, क्या ये हमें लिखना पड़ेगा? क्या परचेस ऑर्डर लिखना पड़ता है? स्टोर लेजर में क्या क्या कॉलम होता है? रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये परचेस ऑर्डर किया, ये कहां पर लिखेंगे फिर? रिसिप्ट में लिखे, इशू में लिखे, या बैलेंस में लिखे, या नहीं लिखना चाहिए? बताओ, जो भी लग रहा है बोलो, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? नहीं लग रहा है। हाँ बोलो शुभश्री। नहीं लग रहा है। हम लोग नहीं लिखेंगे एक्चुअली। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि परचेज ऑर्डर जब दिया है उस डेट पे थोड़ी ना एंट्री होता है। स्टोर लेजर में किस चीज का एंट्री करते हैं? जिस दिन हमें, इसलिए कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम ऑर्डर थोड़ी ना है, कॉलम का नाम ही क्या है? पूरे कॉलम का नाम है रिसिप्ट, जिस दिन हमें मिल रहा है। तो ढूंढो ये जो मटेरियल है ये हमें कब मिला। तो 008 हमें कब रिसीव हुआ? ये देखो यहाँ पर दिख रहा है 5 तारीख को, 5 हाँ ये देखो यहाँ पर 008 ये रिसीव हुआ। GRN मतलब गुड्स रिसिप्ट नंबर, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ होगा।
जीआरएन जो लिखा हुआ है ना, जीआरएन का मतलब यहाँ पर गुड्स रिसीव्ड नोट, मतलब जब गुड्स रिसीव होता है तो एक नोट इशू करना पड़ता है, मतलब सारा चीज तो इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, तो ऐसे ही नहीं होता है फैक्ट्री वगैरह बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे सभी बिल बनाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, गुड्स रिसीव्ड नंबर वगैरह बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ बनाते हैं। ये कौन बनाता है, ये सप्लायर जो है ये स्टोर डिपार्टमेंट को देता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास जब गुड्स रिसीव्ड होता है तो उसके पास जीआरएन नंबर होता है। तो 008 के अगेंस्ट में ये गुड्स रिसीव हुआ था, ठीक है। और ये अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 008, ये देखो ये बता रखा है 10,000 हमें मिल गया, ठीक है। और उसी दिन देखो 5 तारीख को क्या हुआ, MRN मतलब मेटेरियल रिटर्न नोट, MRN का मतलब है यहाँ पर मेटेरियल रिटर्न नोट, की मेटेरियल रिटर्न कर दिया गया उसी दिन, मतलब गोडाउन में माल आया, उन्हें पसंद नहीं आया होगा, तो मेटेरियल रिटर्न नोट जो कि 003 नंबर है वो रिटर्न कर दिया गया। कितना मेटेरियल रिटर्न किया गया, कहां से किया गया, मेटेरियल तो रिटर्न हुआ कौन सा, अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 008, मतलब 008 पे जो मेटेरियल हम लोगों ने खरीदा था वो मेटेरियल 5 तारीख को आया और वहां से ही 500 यूनिट हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये सब एंट्री होना चाहिए। तो ये परचेज ऑर्डर, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, परचेज ऑर्डर का कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, परचेज ऑर्डर का एंट्री कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर का एंट्री स्टोर लेजर में तो नहीं होता है, और वैसे भी ऑर्डर इज नॉट अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ऑर्डर तो अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखो कि सिर्फ अकाउंट्स की तरफ से सोचो कि एंट्रीज कब होता है, जब कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है। तो ऑर्डर देने पे तो कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता नहीं है, जब हमें हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है तब हम लोग क्रेडिट या कैश के हिसाब से उसका मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हो वो तो क्या अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें स्टोर लेजर बोला है, स्टोर लेजर में जब रिसिप्ट होगा तब लिखेंगे, जब इशू होगा तब लिखेंगे, रिटर्न होगा तब लिखेंगे, परचेज ऑर्डर देने पे हमें कुछ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर परचेज ऑर्डर क्या है 009 वाला, ठीक है। 008 के बाद 009 कुछ एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ये लोग। 30 दिसंबर को ऑर्डर दिया, और ये ऑर्डर इसका भी एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये परचेज ऑर्डर है, ये ऑर्डर कब आया वो देखो क्या, और ये भी देखना है क्या इसके बीच में कोई और ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि हम लोग 1/1/2020 से कर रहे हैं, है ना। ये देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास 5 तारीख का डेटा है, 5 तारीख परचेज हुआ, 5 तारीख को ही मतलब 5 तारीख स्टॉक आया, और 5 तारीख को रिटर्न भी हुआ वही वाले स्टॉक से, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख होता है, तो 6 तारीख देखो 6 तारीख में क्या हुआ, मेटेरियल रिक्विजिशन यहाँ पर यानी इशू हुआ। मेटेरियल रिक्विजिशन का मतलब क्या है, इशू हुआ, रिक्वेस्ट किया गया है फैक्ट्री से कि मेटेरियल थोड़ा भेज दो, कितना 3000 यूनिट, तो हमें इशू प्राइस निकालना पड़ेगा। मेथड तो वेटेड एवरेज बोला है, वो तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल रखा है, ठीक है। उसके बाद 7 तारीख, तो 7 तारीख परचेज ऑर्डर हुआ है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, ऑर्डर कब मिला वो देखना चाहिए। तो 7 के बाद 8 तारीख आता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 9 तारीख आता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है। 10 तारीख फिर इशू के लिए बोल रहा है, ये देखो इशू 4500 मेटेरियल रिक्विजिशन। फिर 11 तारीख कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है। 12 तारीख क्या दिख रहा है, गुड्स रिसीव्ड हुआ है 009 वाला, ये वाला गुड्स यहाँ पर रिसीव हुआ है, ठीक है। कितने का, 10,000, ये देखो 10,000 ऑर्डर हुआ था 10,000। क्या इसके अगेंस्ट में किसी भी तरह का रिटर्न है, हाँ है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना छोटा सा एक गलती है, उसको ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन में गलती ये है कि ये वाला जो इसका जो आंसर है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो ये 13 तारीख होना चाहिए, ठीक है। गलती ये है कि ये 13 तारीख होगा, ये मिसप्रिंट है, इसे 13 तारीख मान के हम लोग करेंगे। तो 12 तारीख छोड़ो, 13 तारीख को गुड्स मिला और उसी गुड्स से रिटर्न भी हुआ है, ये देखो मेटेरियल रिटर्न नोट 004 अगेंस्ट परचेज ऑर्डर 009 400, ठीक है। 400 यूनिट का रिटर्न भी हुआ है, तो ये हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। 13 के बाद 15, 14 तो नहीं है, 15 है। 15 में मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर मतलब इशू, ठीक है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आ गया, बीच में कुछ भी नहीं था। मेटेरियल रिक्विजिशन मतलब फिर से इशू। 24 के बाद 25 आ रहा है, यहाँ पर गुड्स रिसिप्ट 010 अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 010, तो 010 का ऑर्डर ये वाला आया था, ये देखो ये 7 तारीख वाला यहाँ पर आके पहुंचा, ठीक है। मेटेरियल फिर रिक्विजिशन मतलब फिर से इशू करने के लिए बोला है 28 तारीख को, 26, 27 कुछ नहीं था, 28 को बोला, फिर 29, 30 ये मिडिल में गैप है, 31 में मेटेरियल फिर से इशू करने के लिए बोला। मेटेरियल रिक्विजिशन का मतलब ही इशू होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए है कि अगर ऐसा लैंग्वेज आ जाए तो क्या हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
हैं, लेकिन हमें 2-3 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। इशू कब होता है? मेटेरियल रिक्विजिशन, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि मेटेरियल भेज दो, और परचेज ऑर्डर का स्टोर लेजर पे कोई काम नहीं होता है। जिस दिन रिसिप्ट होगा उस दिन दिखाएंगे, और अगर कुछ इशू होता है वो दिखाएंगे। तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? अपना स्टोर लेजर जो है वो बना सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। प्रिपेयर स्टोर लेजर फॉर द पीरियड ऑफ जैन 2020 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st ऑफ जैन 2020। ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और भी पूछ रखा है। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। ये हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं, ठीक है। रीऑर्डर लेवल, तो यहाँ पर लिखते हैं, वैसे पीडीएफ के हिसाब से इस क्वेश्चन का नंबर है 14, हम भी 14 लिख लेते हैं, ठीक है। रीऑर्डर लेवल, तुम लोग बताओ कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था? बताओ, मैंने सिखाया था, याद रखने के लिए कंसेप्ट भी बताया था। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मैक्स, नहीं याद है तो कॉपी देख के कम से कम बता सकते हो, तो तुम लोग को एक बार याद हो जाएगा। मैक्स यूटी मतलब मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। अब यहां से ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कभी नहीं किया, यहां से कैसे कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम यूसेज क्या है? कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इशू जो हो रहा है वही तो यूसेज है। जितना बार मेटेरियल इशू हो रहा है वही हमारा यूसेज है। तो मेटेरियल इशू देख के बताओ तुम लोग कि मैक्सिमम मेटेरियल इशू कितना क्वांटिटी हुआ है, वही हमारा यूसेज होगा। हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि तुम लोग एक पेज में इसे देख पाओ। चलो हाँ, दिख रहा है, एक ही पेज में दिख रहा है। तो तुम लोग यहां से मुझे बताओ कि जो मैक्सिमम यूसेज है वो कितना है। ये तो परचेज ऑर्डर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये परचेज ऑर्डर है, ये ओपनिंग स्टॉक है, हटाओ। ये है गुड्स रिसिप्ट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये गुड्स रिटर्न है। 10 मेटेरियल तारीख को 10 तारीख वाला अमाउंट बताओ। 4500। हाँ, 4500। ये देखो, रिक्विजिशन सारा चेक करते, ये ऐसे सर्कल बना देते, रिक्विजिशन जहां जहां लिखा हुआ है। ये देखो, ये एक रिक्विजिशन, ये और ये, ठीक है। तो ये 3000, 4500, 2200, 1500, 4000, 3200। तो सबसे ज्यादा कितना है? 4500। तो हम लोग 4500 लेंगे। हमें मैक्सिमम यूसेज चाहिए था, तो हम लोग मैक्सिमम यूसेज ऐसे करके काउंट करेंगे। जस्ट हमें देखना है सही से और आंसर देना है। तो 4500 यूनिट मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, अभी हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। लीड टाइम का मतलब ऑर्डर कब दिया और कब हमारे पास वो रॉ मटेरियल आके पहुंचा। तो एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबसे पहला ऑर्डर 15 ऑफ दिसंबर को प्लेस हुआ, और ये इसका ऑर्डर रिसीव कब हुआ? 008 यहाँ पर। तो इसका डेट बताओ, मतलब डेज बताओ कितना हो रहा है, क्योंकि दिसंबर 31 डेज का होता है। तो हमें 15 तारीख को ऑर्डर दिया था, तो दिसंबर में कितना दिन बाकी था? माइनस करके बताओ। दिसंबर में 16 डेज, हाँ। और उसके बाद 5 तारीख को रिसीव हुआ, हाँ। तो ये 21 डेज, ठीक है। और भी देखते हैं क्या इससे भी ज्यादा कुछ है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। फिर 30 को एक ऑर्डर दिया था, 30 वाला ऑर्डर कब आया? 009, चेक करो यहाँ पर, 009 को गुड्स रिसिप्ट नोट। ये कितने दिन बाद आया? चेक करो, 30 दिसंबर को दिया था। ये 13 डेज हो रहा है, हाँ। दिसंबर का एक दिन और यहाँ पर 12 दिन, तो ये हो गया 13। यहाँ पर 13 लिख देते हैं। अच्छा, और कोई ऑर्डर था? ओपनिंग, गुड्स रिसीव्ड, मटेरियल रिक्विजिट, ये रहा परचेज ऑर्डर 7 तारीख। ये कब मिला था? ये 010 यहाँ पर 25 तारीख। इसका चेक करते हैं कि ये कितना दिन है। 7 ऑफ जैन को ऑर्डर किया, 25 जैन को आ गया, तो बताओ कितना दिन? 7 तारीख को ऑर्डर किए थे, 25 तारीख को आ गया, 18 डेज, ठीक है। 18 डेज हो गया। और तो यहाँ पर देख लेते हैं, और 7 तारीख ऑर्डर नहीं, और कोई ऑर्डर नहीं है। ये 3 ऑर्डर था, 3 डेट दे दिया। तो बोलो मैक्सिमम लीड टाइम कौन सा है? 21 डेज। ज्यादा से ज्यादा 21 डेज लगेगा, और कम से कम 13 दिन लगेगा, ठीक है। ये उसके मिडिल का हो गया। तो मिनिमम 13 से लेके मैक्सिमम 21 डेज लग सकता है। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या लगाना चाहिए? 21, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है कि मैक्सिमम यूसेज, मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ROL का। तो 4500 इंटू 21, तो ये हाँ 94,500,
ठीक है, 94,500 यूनिट। अच्छा, अब फिर से और एक क्वेश्चन है, उसका भी हम लोग आंसर इसी तरह से ही दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो चलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल याद करो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? ROL plus ROL RO plus RO minimum. हाँ, minimum consumption into minimum lead time. ROL प्लस ROQ माइनस मीन यूटी। ठीक है, तो ROL मतलब रीऑर्डर लेवल, वो तो अभी भी कैलकुलेट किया हम लोगों ने 94,500, ये तो कैलकुलेट किया। ROQ का मतलब क्या होता है? अब इस क्वेश्चन में ऐसा कहाँ डेटा दिया हुआ है कि हम लोग EOQ निकाल ले। EOQ के लिए क्या चाहिए होता है? कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कंजम्पशन, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज तो हमारे पास है ना, रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब बार बार कितना ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर में थोड़ा ध्यान देते हैं। कितना ऑर्डर क्या है? 10,000, फिर से कितना? 10,000। ठीक है, फिर ऑर्डर चेक करते हैं, फिर से देखो 10,000। तो इससे हम लोग कंक्लूजन में आ सकते हैं कि हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है। अगर बार 10,000. बार 10,000, अगर हम लोग बार बार ही 10,000 ऑर्डर कर रहे हैं तो 10,000, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली कुछ नहीं बताया, लेकिन है इसी में छुपा हुआ डेटा, जिससे देख के हम लोग कर सकते हैं। तो 10,000 यूनिट एक ही जैसा दिया हुआ है ना। अगर एक जैसा नहीं दिया होता फिर कंफ्यूजन होता, तब फिर ROQ निकालने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया होता। मीन यूटी, मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम तो ये 13, मिनिमम टाइम 13 हो रहा है। अच्छा, और मिनिमम यूसेज, अच्छा ये ना 14 कर लेते। मैंने बोला ना ये वाला थोड़ा सा गलत है। ठीक है, दोनों 13 होना चाहिए, तो आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। इसी वजह से हम एक काम करते, इसे 14 करते थे। ये थोड़ा सा गलत है, ये 13 ही होगा दोनों। ठीक है, तो ये 13 होने से ये एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 30 से लेके 13 तक, ये 14 दिन हो जाएगा, तो हम लोग 14 लेंगे। ठीक है, और मिनिमम कंजम्पशन बताओ कितना है? मीन यूटी है ना मिनिमम कंजम्पशन, तो कंजम्पशन देखते हैं फिर से। मेटेरियल रिक्विजिशन, ये तो रिटर्न था, सॉरी, ये है एक 4,500, ये तो सबसे ज्यादा था। ठीक है, फिर भी बनिया 2,200 ये वाला नहीं होगा? 1,500, 1500 1500 होगा। 1,500, ठीक है, 1,500 सबसे कम था, तो 1,500 इंटू 14, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,500 इंटू 14। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसीलिए हम 13 14 थोड़ा चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हमारा अगर 13 रहेगा तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, गलती क्या है यहाँ पर, रिटर्न और ये दोनों सेम होना चाहिए था। वो इसमें थोड़ा सा गलती कर दिया, इसलिए मैंने 13 कर लिया। या तो हमें दोनों ही 12 से सॉल्व करने चाहिए या 13 से सॉल्व करने चाहिए, कोई भी एक, तो मैंने 13 से ही कर दिया। तो यहाँ पर 94,500 प्लस 10,000, 104500 माइनस ये वाला कितना हो रहा है? 21,000. 1,500 into 14. हाँ, तो हाँ ये माइनस करने के बाद ये हो रहा है मैम 83,500. हाँ 83,500 यूनिट। ठीक है, 83,500 यूनिट ये हो गया। अच्छा, अब बोला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो गया, अब मिनिमम बोला है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम का फॉर्मूला याद करो तुम लोग, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? ROL minus ROL less average consumption to average lead time. ROL माइनस एवरेज यूटी। ROL तो आ गया है 94,500। एवरेज कंजम्पशन क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम, तो मैक्सिमम कंजम्पशन क्या था? 4,500, और मिनिमम कितना है? आप 1,500 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2, तो देखो कितना आता है, 3,000। ये हो गया एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो मैक्सिमम 21, मिनिमम 14, तो 21 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, 94,500 माइनस ये हो रहा है, ये तो 3,000 हो रहा है, इंटू 21 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो रहा है 17.5 डेज।
क्योंकि ये सब डेज में आया था, इंटू 3000, 52,500। 42,000 यूनिट्स। अच्छा, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अब बोला है प्रिपेयर स्टोर लेजर। अब ये स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा वेटेड एवरेज मेथड से, और उसके बाद बोल रहा है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2020, मतलब 2020 में जो भी मेटेरियल इशू हुआ है, यूसेज मतलब वही, उसका वैल्यू बताने के लिए बोला है। तो उसके लिए पहले वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। वेटेड एवरेज करने से पता चल जाएगा कि हमारा यूसेज कितना हुआ है, मतलब रुपीज में। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टोर लेजर बना लेते हैं। स्टोर लेजर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020 वेटेड एवरेज मेथड से करने के लिए बोला है। तो वही डेट जैसे होता है, डेट रिसिप्ट। अच्छा, यहाँ पर जीआरएन नंबर हम लोग देंगे। एक्चुअली स्टोर लेजर के कॉलम में जीआरएन का कॉलम भी होता है, ठीक है, लेकिन इसके पहले कोई क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, जीआरएन और एमआरएन, एमआरएन ये दो मतलब डेटा अगर रहता है तो हमें लिखना पड़ता है। जैसे लेजर में हम लोग करते हैं डेट का कॉलम, ये सब तो हमेशा जर्नल फोलियो नंबर होता नहीं, अगर होगा तो हमें लिखना पड़ेगा। रेट अमाउंट। अच्छा, उसके रिसिप्ट के बाद हो गया इश्यूज, यूनिट। अच्छा, यहाँ पर भी वो नंबर देना पड़ेगा, एमआरएन और एमआर, मेटेरियल रिक्विजिट नंबर और मेटेरियल रिटर्न। क्यों ऐसा लिखा मैंने, देखो इशू में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। इशू में लिखते हैं अगर हम लोग फैक्ट्री में इशू के लिए मेटेरियल भेज रहे हैं, तब हमें एमआरएन नंबर यूज करना पड़ेगा, सॉरी मेटेरियल रिटर्न नंबर ये वाला यूज करना पड़ेगा, मेटेरियल रिक्विजिट नंबर। और अगर हम लोग सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं तब एमआरएन यूज करना पड़ेगा, यानी मेटेरियल रिटर्न नंबर। ठीक है, तो ये इशू के कॉलम में जाएगा। यहाँ पर रिसिप्ट होगा इसलिए गुड्स रिसिप्ट, यूनिट रेट अमाउंट और बैलेंस। बैलेंस में आ रहा है यूनिट रेट अमाउंट। वैसे रेट नहीं भी करेंगे तो हमारा ये जो मेथड है वेटेड एवरेज, इसमें होगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो 2020 का करने के लिए बोला है। तो ये देखो, पहला बात है ये परचेज ऑर्डर ये 19 का है, ये रीजन नहीं है कि हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये पहला बात है मैं 20 का करने के लिए बोला है, ये 19 है, ऊपर से ये आएगा भी नहीं बिकॉज ये परचेज ऑर्डर है। अगर ये 20 में भी होता तो भी नहीं आएगा। परचेज ऑर्डर कभी भी लिखा नहीं जाता है स्टोर लेजर में, परचेज जब रिसीव होता है तब लिखेंगे। तो पहला दो तो आउट हो जाएगा, ये दो होगा नहीं। एकदम ओपनिंग स्टॉक से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1120 का ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर डेट दे देते हैं 1120 ओपनिंग स्टॉक, यानी बैलेंस में चला जाएगा 3500 9810। एक्चुअली ये 98 नहीं है, ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट वहां से अच्छे से नहीं आया है, 9 पॉइंट है, 9.810। अच्छा, मैंने 5 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर 810 हो जाएगा। 3500 इंटू 9.810, तो ये हो जाएगा 34,335। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट होगा 1 तारीख के बाद 5 तारीख। ठीक है, 1 तारीख के बाद 5 तारीख गुड्स रिसिप्ट हुआ ये वाला, तो 5 तारीख रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे 5120। तो गुड्स रिसिप्ट नंबर अगर है तो वो दिखाना पड़ेगा। गुड्स रिसिप्ट नंबर है 008, तो यहाँ पर लिखते हैं 008। गुड्स रिसिप्ट नंबर कितना रिसिव हुआ, 10,000 यूनिट।
अच्छा, इसका रेट कितना लगा है वो पहले जब ऑर्डर दिया था तभी देखना पड़ता है ना, कितने रेट का माल ऑर्डर कर रहे हैं, तो 9.930 यही वाला लगाना पड़ेगा, 9.930। अब मल्टीप्लाई करने से आएगा 99,300, ठीक है। अच्छा, और उसी डेट पे रिटर्न भी हुआ है, देखो गुड्स रिटर्न भी हुआ है 5 तारीख, MRN 003, ठीक है, 003 रिटर्न नंबर के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर 003 लिखेंगे। कितना यूनिट रिटर्न हो रहा है? 500। यहाँ पर रिटर्न होने से इशू में इसीलिए लिखेंगे क्योंकि स्टॉक खाली होता है ना, तो ये यहाँ पर 500 दिखेगा। रेट ये वाला जा रहा है रिटर्न में 9.930, तो 4965 ये हो गया। अच्छा, बैलेंस कितना बचा? 3500 था, 10,000 आया, 500 लेस हो गया, तो ये ओवरऑल हमें दिखाना पड़ेगा कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये 3500 फिर 10,000 करो, लॉजिकली चलते गलत नहीं होगा, फिर -500, ठीक है। पहले माल आया होगा उसके बाद ही रिटर्न हुआ होगा 13,000। अब वेटेड एवरेज में क्या होता है, हम लोग यूनिट और अमाउंट लिखते हैं, फिर उसे डिवाइड करके रेट निकालते हैं। तो अमाउंट कितना था? 34,335, उसके बाद 99,300 ऐड हुआ और लेस हो गया 4,965, तो यहाँ पर आ रहा है 1,28,670। तो ये रेट कितना आएगा? ये डिवाइडेड बाय 13,000 करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज में इसी तरह से आता है। तो 9.8976 आ रहा है, तो हम लिख रहे हैं 9.898, ठीक है, ये रेट लिख दिया मैंने। ये 5 तारीख हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5 तारीख, 6 तारीख को मेटेरियल रिक्विजिशन आया है 011 3000, मतलब इशू करना पड़ेगा, ठीक है। 6 Jan 2020 011 नंबर था मेटेरियल रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट किया गया है 3000 यूनिट के लिए, तो इसका रेट कितना होगा? जो एवरेज रेट चल रहा है 9.898 करके होगा, तो 3000 इंटू 9.898, तो ये हो जा रहा है 29,694 आया, 29,694। अच्छा, अब ये बचा कितना फिर? 10,000, ठीक है। और यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है, -1,28,670, तो माइनस करने पे आता है 98,967। अब इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है, तो 9.898, ठीक है, 9.898 आ गया। 6 तारीख के बाद कौन सा हो रहा है? देखो 6 तारीख के बाद 7 तारीख परचेज ऑर्डर, तो ये नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्डर डेट पे कुछ भी नहीं करना है हमें स्टोर लेजर पे। 7 के बाद सीधा 10 तारीख दिया है मेटेरियल रिक्विजिशन, मतलब फिर से हमारा इशू हो जाएगा 012 4,500, ठीक है, 012 रिक्विजिशन नंबर 4,500 यूनिट। कब हुआ है ये? 10 तारीख को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रेट कितना आ जाएगा? ये वाला 9.898, ठीक है, तो 9.898 इंटू 4,500, 44,541 आ रहा है, ठीक है। अब 10,000 से 4,500 लेस करेंगे तो बचा हुआ हो रहा है 5,500, और इससे इसको माइनस करते हैं 98,976 माइनस 44,541, 54435, ठीक है, 54435। अच्छा, मेरा 35 आया, यहाँ 39 दिया है, क्या मेरा कुछ गलत हुआ है? देखो तो एक बार, मेरा यहाँ पर मैंने कितना लिखा है? 10,000 इंटू 9.898। अच्छा, ये वेटेड एवरेज कर रहा है ये लोग, तो वेटेड एवरेज में तो इसके साथ इसको डिवाइड करने से ही आएगा। देख लेते हैं एक बार। हाँ, वैसे ही तो होता है, ठीक ही है। चलो 5500, ठीक है। तो ये आ रहा है फिर से 9.898, ठीक है, 9.898, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो रहा है, छोड़ो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसके बाद ये तो हो गया हमारा 10 तारीख का। 10 तारीख के बाद 12th को GRN मतलब गुड्स रिसिप्ट हुआ है 12th को, ठीक है, तो ये इशू रिसिप्ट में लिखेंगे
12th of Jan 2020 009 है गुड्स रिसिप्ट नंबर 10,000 है, ठीक है 10,000 और इसका रेट है 9.780। ये देखो 9.780 था शायद, ये 009 वाला था 009 यानी ये वाला 9.780 अभी रिसीव हुआ। तो 9.780 इंटू 10,000 करने पे आता है 97,800। अच्छा अब यहाँ पर हो गया 5,500 था और 10,000 आ गया यानी 15,000 15,500। हाँ 15,500 और ये दोनों का टोटल करेंगे 54435 प्लस 97,800 तो ये हो जाएगा 1,52,235 डिवाइडेड बाय 15,500 तो ये आ रहा है 9.822, ठीक है 9.822 216 आ रहा है, मैंने कर दिया 822। ये हो गया 12 तारीख। 12 तारीख के बाद 13 को फिर से परचेज ऑर्डर किया गया तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर 2 बार इशू है मेटेरियल रिक्विजिशन 15th और 24 को। फिफ्टींथ और 24 दोनों टाइम ही इशू किया गया है, ठीक है। अब क्वांटिटी देख लेते हैं। 15 को है 220 013 और 014 नंबर है 013 और 014 क्वांटिटी है 22001500 तो 22001500 1500 और 2200। अच्छा यहाँ पर रेट आ जाएगा 9.822 तो 9.822 इंटू 2200 तो ये आ रहा है 21,608.4 तो हम 680 लिखते हैं। और यहाँ पर 15,500 माइनस 2200 तो यहाँ पर आ रहा है 13,300 और ये माइनस करना पड़ेगा 1,52,235 माइनस 21,608 तो ये आ रहा है 130,627। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रेट दैट इज 9.822, ठीक है। अच्छा फिर से इसका 9.822 रेट हो जाएगा इंटू 9.822 इंटू 1500 तो ये हो गया 14,733। अच्छा 13,300 माइनस 1500 तो 11,800 आ रहा है और 1,30,627 माइनस 14,733 115,894 डिवाइडेड बाय 11,800 तो 9.822 यही रह रहा है रेट, ठीक है। ये हो गया 24 तक का। 24 के बाद है 25 गुड्स रिसिप्ट हुआ है 25 को 10,000 010। अच्छा ये कौन सा वाला गुड्स रिसीव हुआ है 010 ऑर्डर के अगेंस्ट में तो 010 ऑर्डर 10,000 9 पॉइंट ये देखो 9.750 वाला था 9.750 यानी 97,500। अच्छा यहाँ कोई रिटर्न था नहीं, अब यहाँ पर टोटल लिखना पड़ेगा तो 10,000 प्लस ये वाला तो ये हो गया 21,800 21,800 और यहाँ पर हो जाएगा 11,5,894 प्लस 9,7,500 2,13,394 डिवाइडेड बाई 21800 तो 9.789, ठीक है ये हो गया। अच्छा 25 तारीख के बाद लगातार 2 इशू है 28 तारीख को है और 31 को है। अच्छा 28 तारीख का इशू देखते हैं 15 और ये 16 है, ये 015 है ये 016 है 4,000 और 3,200 4,000 और 3,200 तो 4,000 ये 9.789
4000 इंटू 9.789, ये हो गया 39,156, ठीक है। और ये 21,800 से माइनस हो जाएगा 4000, तो ये बच रहा है 17,800, और यहाँ पर 2,30,394 माइनस 39,156, तो ये 1,74,238 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 17,800, तो 9.789, फिर यहाँ पर 9.789 इंटू 3,200, 31,324, 17,800 माइनस 3,200, तो यहाँ पर आ रहा है 14,600, और ये हो गया 1,74,238, 1,74,238, और ये हो जाएगा माइनस ये वाला 14,600, सॉरी 31,324, 1,42,914 डिवाइडेड बाय 14,600, तो रेट वही आ रहा है 9.789, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रहा है। अगर कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा गलती हुआ है कैलकुलेशन का, मुझे नहीं पता चल रहा है, मैंने लगातार करते गए हम, मुझे नहीं पता है, अगर छोटा मोटा गलती हो रहा है तो तुम लोग एक बार उसे देख लेना घर पे, ठीक है, क्योंकि वेटेड एवरेज तो मैंने सिखाया है, तो इस तरह से ही होता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी तुम लोग को लग रहा है कि कुछ गलती हुआ है तो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओ अच्छा, हाँ एक गलती हुआ है, ठीक है, एक गलती हुआ है थोड़ा सा, इसीलिए आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो गया। गलती ये हुआ है कि ये जो 400 का हम लोगों ने ये दिखाया था ना, जो यहाँ पर रिटर्न था, मेटेरियल रिटर्न नंबर, उसका कैलकुलेशन नहीं किया 13th को, वो डेट वाला गलती रह ही गया, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एक्चुअली 13 करो, और यहाँ पर जो है ना, ये जो है ये 14, ये 400 यहाँ पर रिटर्न दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 400 अगर रिटर्न दिखा दोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 400 9.780, और इसका आंसर होगा 3912, ठीक है। तब ये 15,500 के जगह 400 कम होके 15,100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा डिफर कर जा रहा है, इसी वजह से 9.898 ये 54,435, ठीक है, ये फिर भी ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये अगर 15,100 होगा ये चेंज हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला तो चेंज होगा, क्योंकि 54,435 था और उसमें 97800 ऐड हुआ, ये देखो 54,435 उसमें 97800 ऐड हुआ, और ये लेस हो गया 3912, तो ये लेस होने पे 148,323 हो रहा है, ठीक है, 323 हो रहा है। ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अच्छा, जो भी हो, यहाँ पर हम लोग ये माइनस करके जो चेंज हो रहा है वो हम दिखा देते हैं, ठीक है। माइनस करके जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर 15,100 माइनस 2200 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2200, 15,100 माइनस 2200, 12,900 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो जा रहा है, 12,900, और ये हो जाएगा 1,48,323 माइनस 21,608, तो ये हो जाएगा 1,26,715, ये वाला 1,26,715 हो जाएगा। और ये फिर इशू होगा 1500, तो 12,900 माइनस 1500, तो 11,400 हो जाएगा, ये वाला 11,400, और ये हो जाएगा दिस अमाउंट माइनस ये वाला हो जाएगा 14,733, ये यहाँ पर हो जाएगा 111,982, रिटर्न नहीं दिखाने की वजह से यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। फिर 10,000 ये आ रहा है, अब ये 10,000 ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 10,000 ऐड करने पे आ रहा है 21,400, ठीक है। और ये दिस अमाउंट प्लस 97500, तो ये हो जाएगा
2,09,482 डिवाइडेड बाई 21,400 करने पे रेट जो है रेट वही आ रहा है 9.7888 आ रहा है, तो 89। चलो ये तो ठीक है, बच गए यहाँ पर। यार ये वाला ठीक करना पड़ेगा। ये 4,000 इशू हो रहा है 9.789 पे। अच्छा ये तो ठीक ही था, 4,000 इंटू 9.789 पे, तो ये हो रहा है 39,156, यही लिखा था मैंने। तो ये 21,400 माइनस 4,000, तो ये हो जाएगा 17,400। यहाँ 400 हमेशा ज्यादा दिख रहा है, वो रिटर्न नहीं दिखाया ना मैंने, इसीलिए 400। और ये जितना है माइनस 209,482 माइनस ये वाला 39,156, ये हो रहा है 1,70,326। अच्छा फिर ये 3,200, ये है 31,324 माइनस हो जाएगा 31,324, तो ये 1,39,000, ये आ रहा है 1,39,002, ठीक है। और ये जो माइनस होगा 17,400 माइनस 3,200, 14,200। हाँ, और रेट सब में वही आ रहा है डिवाइड करने पे। तो एक्चुअली 400 ही मेरा ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं दिखाया, वो 13 तारीख के गलती के वजह से हो गया, ठीक है, उसको ठीक नहीं किया मैंने, तो इसी वजह से। तो ये स्टोर लेजर इस तरह से बनेगा। तो इससे एक बार तुम लोग का वेटेड एवरेज भी याद हो गया कैसे करके होना चाहिए। अच्छा, 5th नंबर देखो, बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन, वैल्यू बताने बोला है। तो वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट यूजिंग 2020, तो वैल्यू बताने बोला है इशू का। तो इशू कंपोनेंट यूज मतलब इशू बताना पड़ेगा। तो ये पहला है यहाँ पर ये वाला रिटर्न है, ठीक है, ये नहीं लेना है हमें, ये रिटर्न है, ये ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। रिटर्न होने से भी इशू पे आता है। तो इशू ये हुआ है 3,000, 4,500, यानी 29,694, 29,694। ये लिखते हुए अगर हम लोग इशू से सारा ही उठा के लिख देंगे गलत हो जाएगा। क्या नहीं लिखना है? जो रिटर्न किया था सप्लायर को वो भी तो इशू कॉलम में दिखा है, तो वो नहीं लिख रहा है, ये रिटर्न था, ये 500 वाला ये लिखेंगे। और ये इशू है 44541। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये रिटर्न था 400, अभी जो ठीक किया 21,608 14,733, 21,608 14,733। अच्छा, उसके बाद ये 39,156 और 31,324, तो इसका टोटल करने से जितना आएगा उतना ही दिखाना पड़ेगा। 29,694 प्लस 44,541 प्लस 21,608 प्लस 14,733 प्लस 39,156 प्लस 31,324, तो ये हो गया 1,81,056, ठीक है, 1,81,056 ये आ रहा है वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ये तो रॉ मटेरियल का पूछ रहा है। दो तरह का इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, एक फिनिश गुड्स का और एक रॉ मटेरियल का। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि ये रॉ मटेरियल का है, तो इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? रॉ मटेरियल का फॉर्मूला क्या था? नीचे तो एवरेज स्टॉक आता है दोनों केस में, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और उसमें हो जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में क्या होता है? इसमें होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और फिनिश्ड गुड्स वाले में क्या होता था बताओ? मटेरियल तो खत्म ही हो गया लगभग, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, बोलो। फिनिश गुड्स में क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। बताओ यहाँ पर ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग? ओपनिंग ये है, ओपनिंग कहाँ गया ये वाला 34,335, ओपनिंग ये है 34,335। क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग कितना है ये वाला 1,39,002, 1,39,002। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अभी निकाला हम लोगों ने 1,81056, 1,81056, ये हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना पड़ेगा। 3, 4,
335 प्लस 139002 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो रहा है 81811056 और 866668.5, मतलब 9 ही मान लो, ठीक है। तो ये हो रहा है 181056 डिवाइडेड बाई 866668.5, 2.089 ऐसे आ रहा है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2.2 टाइम्स या फिर 2.08 टाइम्स ऐसे बोल सकते हैं। 2.08 टाइम्स ये हो गया रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रॉ मेटेरियल का। अगर ये फिनिश गुड्स का होता, वैसे क्वेश्चन फिनिश गुड्स का था नहीं क्योंकि कंपोनेंट का नाम पहले ही बता दिया था कि ये कौन से कंपोनेंट एक्स, ये देखो मतलब रॉ मेटेरियल का बात हो रहा था। देखा क्वेश्चन नंबर 14, ये तो कर लिया हम लोगों ने, स्टॉक आउट वाला भी कर लिया। 7 अच्छा, ये 14 तो पहले दिन ही कर लिया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि थियोरेटिकल है, ठीक है, हम समझा देते हैं, तुम लोग इस क्वेश्चन को समझ लो कि अगर बाई चांस आ जाए तो तुम लोग इसको कैसे आंसर कर सकते हो। दैट इज इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13 में क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेटेरियल वाई ऑकर ड्यूरिंग 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। 6 मंथ्स का दिया हुआ है, अप्रैल टू सितंबर मेटेरियल का डेटा, परचेज यूनिट कितना करके और इशू यूनिट क्या है वो दे रखा है। क्या बोला है, द चीफ अकाउंटेंट argues that the value of closing stock remain the same no matter which method of pricing of material issues is used. Do you agree? बोल रहा है कि जो चीफ अकाउंटेंट है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि हम लोग कोई भी मेथड क्यों ना यूज करें, उसमें हमारे रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्या इस बात पे हम लोग एग्री कर रहे हैं, ये पहले पूछ रहा है। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या वो ये सही बात बोल रहा है कि हम लोग कोई भी मेथड ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? बताओ, चाहे मेटेरियल प्राइसेस का, ठीक है, ये देखो यहाँ पर इशू प्राइस, इशू का जो प्राइसेस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यानी फीफो ले लो तो उसमें अलग होता है, लीफो ले लेते हैं उसमें अलग, वेटेड एवरेज का अलग होता है, सिंपल एवरेज का अलग होता है। और क्या सीखा था, बेस स्टॉक मेथड सीखा हम लोगों ने, और क्या सीखा, रिप्लेसमेंट मेथड सीखा, और एक स्टैंडर्ड प्राइस मेथड सीखा। इतना सारा मेथड हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है, जिसमें से आज हम लोगों ने फिर वेटेड एवरेज को एक बार देखा। तो मुझे ये बताओ, क्या ये सही बोल रहे हैं, ये जो चीफ अकाउंटेंट है, क्या इनका कहना सही है? Yes, ma'am. नहीं, देखो बोल रहा है कि सेम रहेगा। क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम रहेगा? बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम रहेगा, फीफो में करेंगे लीफो में करेंगे? ये देखो, उसके लिए तो लास्ट दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ना, फीफो में किया तो अलग आया, लीफो में किया, ये देखो क्यों हुआ था उसका हम Yes, लोगों ने ma'am. है ना एक्सप्लेनेशन हाँ, किया। फीफो उसी के फीफो वजह में से। हाँ, जो मेथड जो भी लेंगे हमारा बिल्कुल चेंज आएगा ही, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही, क्योंकि फीफो लिफो में तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पुराने रेट वाले पे इशू होते जाता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा वो एकदम बिल्कुल नया वाला बच जाता है, तो नए वाले का रेट जो रहता है वही क्लोजिंग स्टॉक का रेट दिखता है। जबकि लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पुराने रेट का माल है वही क्लोजिंग स्टॉक में रहने का प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि लास्ट में जो आता है वो फर्स्ट निकल जाता है, तो पुराना माल रहता जाता है, तो पुराने माल का रेट दिखता है। वेटेड एवरेज में अपना अलग दिखता है, क्योंकि वहां पर अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करते हैं हम लोग। सिंपल एवरेज में सिर्फ रेट का एवरेज करते हैं, तो अलग दिखता है। तो ये तो बेसिक था हमारा कि हम लोग फीफो लीफो जो भी करेंगे उससे अलग आएगा, तभी तो अलग अलग मेथड है ना सारे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं चीफ अकाउंटेंट कि नहीं ऐसा कोई भी ले ले फर्क नहीं पड़ता, ये सब गलत बात है। तो ये हमें बिल्कुल एग्री नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो उसके बाद बोला है क्यों गलत है, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो, स्टोर लेजर मत बनाओ। तो एक्सप्लेनेशन मतलब हमें थियोरेटिकली थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये जो दो चार बात मैंने अभी बोला ना, वही चीज हमें समझाना है। क्या कि अगर हम लोग फीफो करते हैं, फीफो, ठीक है, फीफो में क्या होता है,
फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कौन से प्राइस का दिखेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो क्लोजिंग स्टॉक जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना उस पे दिखेगा। और अगर हम लोग लीफो कर रहे हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कौन सा दिखेगा, जो हमारा ओल्ड मार्केट प्राइस वाला प्रोडक्ट था उस पे दिखेगा, क्योंकि लीफो में हमारा क्या होगा, जो करंट माल आ रहा है वही पहले हम लोग इशू कर रहे हैं, तो सिंपल एवरेज में अलग दिखेगा, वेटेड एवरेज में अलग दिखेगा। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। क्यों सिंपल और वेटेड में अलग दिखेगा, उसका भी रीजन क्या होता है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करते हैं, बट सिंपल एवरेज में ऐसा नहीं करते, उसमें फीफो के साथ बस रेट का एवरेज करते हैं। मतलब पहले मान लो 2 रेट का माल है 10 और 11, तो 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2, इससे जब इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा वहां पर फीफो कंसेप्ट होता है। जैसे मान लो कि इशू करना है 100 यूनिट और 10 रुपए वाला 50 है, 11 रुपए वाला 50 है, तो दोनों से ही लेना पड़ेगा तो एवरेज हो जाएगा। अगर 100 रुपए वाला खुद 100 यूनिट है 10 रुपए वाला, तो हम लोग वही वाला ले लेंगे, तो सिंपल एवरेज में इसीलिए अलग आ जाता है। तो यही बोल रहा है कि अलग आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो कितना अलग आएगा, क्यों आएगा, वो बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो वो तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो कि क्या कैसे लिखना है। मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, तुम लोग को बस लिखना पड़ेगा कि लिफो में कौन सा दिखेगा और फीफो में क्या दिखेगा, और सब में डिफरेंस कितना कितना दिखेगा, वो भी थोड़ा सा छोटा मोटा कैलकुलेशन करके बता सकते हो बिना स्टोर लेजर कैलकुलेट किए। ठीक है, तो ये तुम लोग लिख के मुझे दिखा सकते हो, भेज सकते हो, अगर कुछ भी गलत रहेगा तो हम बता देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ही एक पॉइंट बी भी पूछा है, स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड द लिफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज। बोल रहे कि कब हमें लिफो मेथड लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर ये बोल सकते हैं, ये एक लिख लो, कभी कभी आ जाता है थियोरेटिकल। ठीक है, ये एक लिख लो कि कब हमें लिफो मेथड जो है वो यूज करना चाहिए, ये हम लिखा देते हैं। लिफो मेथड कब यूज करना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द period of inflation LIFO is suitable. LIFO will tend to show the correct profit. And avoid paying undue taxes to some extent. तो जब इन्फ्लेशन होता है तो लिफो मेथड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो करेंट मार्केट प्राइस पे सारा चीज होते जाता है, तो करेक्ट प्रॉफिट भी हमें दिखता है। मार्केट महंगा है तो उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट दिखता है। अगर हम लोग पुराने जैसे मान लो जो माल 10 रुपए में मिल रहा था, इन्फ्लेशन की वजह से 12 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, अब उसके बाद 15 बढ़ते ही जा रहा है, 16 बढ़ते ही जा रहा है। अब अगर हम लोग लिफो यूज कर रहे हैं तो हम लोग जो भी माल इशू करेंगे सबसे पहले 16 रुपया वाला, फिर 15 रुपए वाला, फिर 12 रुपए वाला, ऐसा चलेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और अगर कुछ एंट्री ले रहा है तो फिर वो आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, अगर हम लोग 16 रुपए में प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तो इससे हमारा प्रॉफिट भी सही दिखेगा इन्फ्लेशन के साथ देखते हुए। ठीक है, और उसके साथ साथ ज्यादा टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 10 रुपए में प्रोडक्ट बना के अगर हम लोग फीफो फॉलो करेंगे तो 10 रुपए वाला रॉ मटेरियल पहले भेजेंगे, उससे हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि गलत होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है तो फिर हमें यही वाला मेथड फॉलो करना चाहिए करेंट मार्केट प्राइस के साथ, क्योंकि पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन के वक्त पे लिफो यूज करना चाहिए, इससे हमें ज्यादा टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सही दिखेगा। अच्छा, और लिफो ये तो गया लिफो का बात, एक बार फीफो भी लिखवा देते हैं। फीफो के लिए देखो, इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो कम हो रहा है, profit tends to rise due to lower material cost. मटेरियल का दाम कम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, yet the finished product appear
to be more competitive and are at market price। तो ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पहले जो प्रोडक्ट हम लोग 12 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के बेच रहे थे वो भी 10 रुपए में ही मिल रहा है, तो ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। येट द फिनिश्ड प्रोडक्ट अपीयर टू बी मोर कम्पिटिटिव एंड आर एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में हम लोग इसे कम्पिटिटिव भी बना सकते हैं मार्केट में, ठीक है। कम में बिकेगा तो मार्केट में वो कम्पिटिटिव भी होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हो जाएगा। कब कब हमें LIFO यूज करना चाहिए। अच्छा, ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ही लिख सकते हो और अभी हम कुछ नहीं लिखा रहे, बल्कि इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का ये हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, तो तुम लोग पूरा पढ़ के देखना कि कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है वो भी करवा देते, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, क्या है, इम्ब्रेस इंडियन लिमिटेड इज रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप कंपनी है बैक इन ईयर 2019। इट इज एंगेज्ड इन क्रिएटिंग एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन फॉर द इंडस्ट्रियल मार्केट। तो यहाँ पर बोला है क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्शन करता है, ये सब बता रखा है। इट इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन डिजाइन रिसर्च, तो ये सब इनोवेशन डिजाइन रिसर्च ये सब पे ये लोग फोकस करता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वन ऑफ इट्स एम्बेडेड प्रोडक्ट इज लॉगमैक्स, ए सिस्टम ऑन मॉड्यूल। सिस्टम ऑन मॉड्यूल को SOM से डिफाइन किया है। कैरियर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए इन्होंने कुछ एक प्रोडक्ट बनाया। इट इज स्मॉल फ्लेक्सिबल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर डिजाइंड एज पर इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन। तो आगे भी वही बता रहा है कि ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या क्वालिटी है। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ September 2021 कंपनी एंटर्ड इनटू ए जॉब एग्रीमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग 4800 लॉगमैक्स टू NIT मंडी, ठीक है। तो ये लोग किसी को प्रोवाइड करेगा क्या, ये लोग जो बना रहा है लॉग मैक्स बोल के जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कितना, 4800 यूनिट। फॉलोइंग डिटेल्स विद रेस्पेक्ट टू इशू रिसिप्ट रिटर्न ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट हैंडलिंग माइक्रो कंट्रोलर, ए कंपोनेंट यूज्ड इन डेजिग्नेटेड असेंबलिंग प्रोसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ September 2021। तो वही 2021 में ये जो है इस कंपोनेंट का एक स्टोर लेजर का डिटेल्स दे रखा है जिससे हम लोग स्टोर लेजर बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पर देखो सबसे पहले बोल रहा है From the above information, you are required to prepare stock ledger account using weighted average method of valuing the issues, ठीक है। तो weighted average method से ये हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, 25 September 2021 the stock manager of the company expressed his need to leave for his hometown due to certain contingency and immediately left the job same day. Later he also switched off his फोन। अच्छा, जो मैनेजर था स्टॉक मैनेजर वो चला गया, उसको कोई काम मतलब घर पे उसका कोई अर्जेंसी हो गया और उसने काम भी छोड़ दिया और बीच में काम छोड़ दिया, ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ करके चला गया है, ठीक है। मतलब उसको फोन पे भी हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, as the company has the tendency of stock taking every end of the month to check and report for the loss due to rusting of the component। रस्टिंग मतलब वो जो जंग लग जाता है ना उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉस है, रस्टिंग हो जाना नॉर्मल लॉस है, ठीक है। द न्यू स्टॉक मैनेजर ऑन 30th September 2021 found that 900 unit of microcontroller were missing, which was apparently misappropriated by the former stock manager। former stock manager जो कि चला गया है, ये देखो यहाँ पर उसका स्टोरी दे रखा था, उसका कुछ मिसमैनेजमेंट था जिस वजह से 900 यूनिट जो है वो लॉस हो चुका है, ठीक है। मतलब एबनॉर्मल लॉस है। ही फर्दर रिपोर्टेड लॉस ऑफ 300 यूनिट ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट, जो कि रस्टिंग का प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा कि रस्टिंग हो जाता है और उस वजह से 300 यूनिट जो है ये लॉस हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टॉक लेजर, वेटेड एवरेज मेथड से हमें करने बोला है। तो फिर इस क्वेश्चन में
इतना कुछ क्यों दिया है, इसीलिए दिया है। ये जो पॉइंट बोला है ना यहाँ पर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एक्चुअली हमें ये देखना है कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का स्टोर लेजर पे क्या ट्रीटमेंट होता है। स्टोर लेजर तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखना है। तो देखो स्टोर लेजर तो और मुझे बनाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, तो हम फटाफट से एक बार दिखा देते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है सिर्फ स्टोर लेजर, लेकिन कितना कुछ लिख रखा है, ऐसे लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वैसा है नहीं। ठीक है, ये देखो रिसिप्ट और यहाँ पर इश्यूज, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा तो देखो फटाफट से हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो पहले ऊपर तो बिल्कुल स्टोरी बता रखा था, ये लोग क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। ओपनिंग स्टॉक 6285, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 1 सितंबर का है 6285, तो हम यहाँ से देख के ही आंसर लिख लेते हैं। 17,10,000 हो रहा है, ठीक है, तो 17,10,000 तुम लोग इंटू करके देख लेना। फिर 8 सितंबर को इशू हुआ है 4875, तो 8 सितंबर को इशू हुआ है 4875, ठीक है। कितना करके इशू होगा, जो रेट है 285, वेटेड एवरेज कर रहे हैं ना, तो फिलहाल इतना ही करना पड़ेगा। तो ये इंटू करने से आएगा 13,89,375, तो 6,000 प्लस सॉरी माइनस 4875, ये चेक करते कितना होगा। 6,000 माइनस 4875, ये एक बार चेक कर लेते हैं, 1125। और रेट कितना होगा, रेट के लिए इससे इसको पहले माइनस करो, तो 17,10,000 माइनस 13,89,375, तो ये हो जाएगा 3,20,625 डिवाइडेड बाई 1125, तो ये हो रहा है 285 ही रह रहा है, ठीक है, रेट 285 वही रहेगा, क्योंकि कुछ मिक्सअप तो हुआ नहीं, एवरेज रेट कहाँ से मिलेगा हमें। 9 सितंबर को रिसिप्ट हुआ है 17,500 276 करके, तो 9 सितंबर को 17,500 276 करके 48,30,000, ठीक है। अच्छा 1125 प्लस 17,500, तो ये हो रहा है 17,625। अच्छा ये 17 हो रहा है कि 18 हो रहा है, 17,500 प्लस 1125, 18 हो रहा है, 18,625। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख, ये ऐड हो जाएगा 4830 प्लस 320625, तो ये हो रहा है 51,50,625, 51,50,625 डिवाइडेड बाई 18,625, तो 276.54 आ रहा है, 276.54 आ गया। अच्छा अब 9 सितंबर के बाद 10 सितंबर को इशू हुआ है 12,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000 इशू हुआ है, रेट कितना हो जाएगा 276.54, तो 12,000 इंटू 276.54, तो ये हो गया 33,18,480 माइनस ये 51,50,6,625, तो 48 कितना आ जा रहा है, गलत हो रहा है शायद, 51,50,625 माइनस 33,1,8480, हाँ ये आ रहा है 18,32,145, बहुत ही बड़ा बड़ा डिजिट दे रखा है, तो यहाँ पर हो रहा है 6,625 डिवाइडेड बाय 6,625, तो 276.55। 10 तारीख के बाद यहाँ पर 12 सितंबर रिटर्न टू स्टोर है, रिटर्न टू स्टोर का क्या ट्रीटमेंट होगा 2375, इसको कहाँ लिखना चाहिए, रिटर्न टू स्टोर को कहाँ लिखना चाहिए, स्टोर में रिटर्न कर दिया गया तो फैक्ट्री से आया होगा तो कहाँ पर लिखे, बैलेंस में तो बाद में जाता है, इशू रिसिप्ट में से कहाँ जाना चाहिए, अगर रिटर्न टू स्टोर है तो बोलो, अगर रिटर्न टू स्टोर है तो कहाँ पर जाएगा,
बताओ, रिटर्न टू स्टोर है तो कहाँ जाएगा? रिटर्न टू स्टोर मतलब हमारा कहाँ चला जाएगा? हमारा रिसिप्ट में आ जाएगा ना, स्टोर तो रिसिप्ट में आएगा, तो 2375 रिटर्न टू स्टोर। अच्छा, अब यहाँ पर रेट बोलो कौन सा लगेगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने करवाया कि रिटर्न तो आ गया 2375, तो रेट कौन सा लगा है, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं है कौन सा माल रिटर्न आया। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते, देख लेते। बोला है क्या, रिटर्न टू स्टोर यूनिट बाय टेक्नोलॉजिकल डिवीजन अगेंस्ट मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर 01 to 20, मतलब इसमें से रिटर्न आया है, 12,000 में से रिटर्न आया। ठीक है, जो मेटेरियल रिक्वेस्ट भेजा गया था 01 to 20 का, उसमें से रिटर्न आया, यानी सितंबर 10 वाला, तो इसी का रेट लगना चाहिए। तो इसका रेट है 276 पॉइंट, ये देखो इसका रेट कितना था, 276.54। ठीक है, ये वाला टू से ये 54, यही वाला, ये वाला एक्चुअली 54 कर देते हैं इसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,56,783। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इशू में तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा 6625 प्लस 2375, तो ये हो गया 9,000, और यहाँ पर हो जाएगा 1832,145 प्लस 656,783, तो ये आ रहा है 24,88,928, और डिवाइडेड बाय 9,000 करने पे रेट भी पता चल जाएगा 276.54। अच्छा, 12 तारीख के बाद यहाँ पर 15 तारीख 15 ऑफ सितंबर 9,000 बोल रहा है रिसिप्ट, ये देखो 9,000 रिसिप्ट 288 करके, तो इसमें हो जाएगा 25,92,000। तो यहाँ पर 18,800 दोनों को ऐड करने पे, सॉरी 9,000 और 9,000 18,000 हो रहा है, 18,000, और ये 24,88,928 प्लस 25,92,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 50,80,928 डिवाइडेड बाई 18,000, तो ये हो गया 282.27, ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 15th को। अच्छा, 15th के बाद 17 रिटर्न हुआ है, सप्लायर को रिटर्न किया हम लोगों ने 700 यूनिट, कौन सा वाला, ये 160 नंबर वाला। ठीक है, तो पहले 17 सितंबर यहाँ लिख लेते हैं, सप्लायर को रिटर्न हुआ है तो इशू से मतलब हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 1700, और इसका रेट जो है ये कितना होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया होगा, रिक्वेस्ट नंबर कौन सा बोला है, 160 वाले से रिटर्न हुआ है, तो 160 वाला कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं, 160 डिवाइडेड बाई 2020, ये वाला, इसका रेट कितना था 288, तब ये रेट लगाना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन होता है कि हमें बोल दिया है कि रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न जो हो रहा है उसका रेट कितना है उसी से वैल्यू करेंगे, तो कौन सा वाला रिटर्न हो रहा है, ये वाला माल रिटर्न हो रहा है, ये देखो इसका रेट कितना था 288, तो हमें 288 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 288 लगाएंगे, तो ये हो गया 201600, माइनस हो जाएगा इससे, ये पहले 288 माइनस कर देते हैं, 18,000 माइनस 288, 17712, 18,000 माइनस 700, ये क्या दिख रहा है, गलत हो गया, 18,000 माइनस 700, 17,300। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 508,0928 माइनस 201,600, तो यहाँ पर आ रहा है 48,79,328 डिवाइडेड बाय 17,300, तो 282.04 ये आ गया। ठीक है, ये 17 तारीख का हो गया। अच्छा, उसके बाद 20 में 9,500 यूनिट टेक्निकल डिवीजन में भेजा गया है। ठीक है, तो सितंबर 20 में इशू हुआ है 9,500 यूनिट, रेट कितना होगा, ये वाला 282.04, तो आंसर होगा 26,79,380। ठीक है, और यहाँ से इसको लेस कर देंगे 17,300 माइनस 9,000 9,500,
अच्छा, तो ये हो जाएगा 7,800 और 48, 79, 328 माइनस 26, 79, 380, तो ये होगा 2199,948 डिवाइडेड बाय 7,800, तो ये हो जाएगा 282.04। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर रिटर्न हो रहा है सप्लायर को या फिर स्टोर में वापस आ रहा है तो कैसे रेट लगाना चाहिए, ये स्पेशलिटी था इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर और भी 2 यूनिट का बात हुआ है, यहाँ देखो 900 यूनिट और एक बात हुआ है 300 यूनिट। 300 यूनिट रस्टिंग के वजह से लॉस हो गया है, जो कि नॉर्मल लॉस है, और 900 यूनिट जो है, जो पिछला स्टाफ था, जो पिछला स्टॉक मैनेजर था, उसकी वजह से हुआ है, तो 900 यूनिट एबनॉर्मल लॉस है। तो इसका कैलकुलेशन ये 30 सितंबर को पता चला जब उन्होंने देखा, तो 30 सितंबर में 900 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, जिसका वैल्यूएशन होना चाहिए, वो हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। ये चीज मैंने बहुत बार बोला है, बेसिक क्लास में भी बोला है। तो 900 इंटू 282.04 करने पे 2,53,836 आएगा, और 7,800 से 900 माइनस होने पे 6,900 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2199,948 माइनस 253836 1946112 डिवाइडेड बाय 6,900, तो ये हो गया 282.04। ठीक है, ये हो गया। और एक नॉर्मल लॉस था, अब देखो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। नॉर्मल लॉस 300 लिख दिया, नो वैल्यूएशन नीडेड, क्योंकि नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं होता है, वो कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ यूनिट को कम करके दिखाएंगे। तो 6,900 माइनस 300, यूनिट को रिड्यूस कर दिया, 6600 आ गया, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो उतना ही रहेगा। ये एक स्पेशलिटी था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिमार्क्स का अगर कॉलम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, वहां पर हम लोग लिखेंगे, ये कुछ स्पेशल पॉइंट जो है यहाँ लिखना पड़ता है। ये जैसे एबनॉर्मल लॉस यूनिट है, ये नॉर्मल लॉस यूनिट है, कहाँ सप्लायर को रिटर्न कर दिया, कहाँ फैक्ट्री से रिटर्न आ गया, वो सब हमें लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो रेट बदल जाएगा, यहाँ पर रेट फट से बदल जाएगा, क्योंकि ये 6,900 की जगह 6,600 होगा। तो रेट का क्या चेंजेस हो रहा है, 1946,11 डिवाइडेड बाय 6600। ठीक है, तो 294.87, तो लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक का पर रेट वैल्यू ये हो जाएगा। इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने करवाया, क्योंकि यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट हमें मिलेगा, स्पेशल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल लॉस देखा, एबनॉर्मल, ये कैसे कैलकुलेट होगा, और अगर रिटर्न फ्रॉम सप्लायर है तो क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, अगर इशू हो रहा है तो क्या होगा। तो जो रिटर्न फ्रॉम सप्लायर है ना, रिटर्न टू सप्लायर है, उसका भी हमें रिमार्क्स लिखना चाहिए, यानी 17 सितंबर वाला। ये देखो 17 सितंबर वाला हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये रिटर्न टू सप्लायर है, ये 700 यूनिट रिटर्न टू सप्लायर। ये इशू नहीं हुआ है, इशू कॉलम में लिखा जरूर है, लेकिन स्पेशल केस है, ये रिटर्न टू सप्लायर हुआ था। ठीक है, इसी वजह से। और एक है इशू रिसीव्ड, फिर इशू रिटर्न टू स्टोर 12 सितंबर, ये भी लिखना पड़ेगा, रिटर्न टू स्टोर 12 सितंबर, ये वाला रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर। बस ये स्पेशल केस है जो जिसमें हम लोग रिमार्क्स कॉलम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, ये कंप्लीट ही हो गया लगभग जितना भी था।